ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होंगी। हमने अभी तक पूरा कंप्लीट टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड यहाँ तक हमने पूरा क्लियर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सो नेक्स्ट हमारे पास में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, इससे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर के, तो इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास में मिलेंगे। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम ही मेन आपका, जैसे आपने सुना होगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये सब कुछ हमारा क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होती है, सीपीयू होती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सारे जितने नेम्स हैं सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं सीपीयू के। ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है, मेन प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है ना, मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है ना, ये क्योंकि ये परफॉर्म करेगा आपके कैलकुलेशन, डेटा को प्रोसेस करेगा, पूरे कंप्यूटर ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है पूरे बॉडी को हमारी, उसी तरह से वो जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो पूरे कंट्रोल करेगी कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह रहे हैं। नेम्स की बात करें तो प्रोसेसर नेम आता है, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू तो है ही, कंप्यूटर प्रोसेसर, माइक्रो चिप, मेन प्रोसेसर, सिस्टम प्रोसेसर, लॉजिक चिप, लॉजिक प्रोसेसर, इस तरह से इसके नेम आते हैं। तो इन सबको मतलब क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही है। ठीक, अब जो प्रोसेसर है हमारे पास में, बात करते हैं इसमें थोड़ा सा। ठीक है ना, ये एक आईसी चिप होती है। क्या होती है सर, एक आईसी चिप होती है। अब जो आईसी है वो जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने, मतलब जैक किल्बी ने 1958 में और रॉबर्ट नॉइस ने 1959 में इसको क्या किया था भाई, इन्वेंट किया था। ठीक है, क्या किया था, इन्वेंट किया था। और जैक किल्बी को, किल्बी को ही सबसे कहा जाता है फादर ऑफ आईसी, इन्हीं को ही कहा जाता है। तो जो हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो एक आईसी चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है। ठीक है ना, उसको हम देखो, ये लिखा सिंपली है, जो प्रोसेसर है हमारा वो हाईली एडवांस आईसी चिप होती है। ठीक, इसमें मिलियन एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होता है एक टिनी सिलिकॉन वेफर में। सिलिकॉन वेफर के अंदर, उस वेफर के ऊपर कई मिलियंस और बिलियंस क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। ठीक, तो इंटीग्रेटेड सर्किट को मैं आपको समझा रहा था कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो जैक किल्बी ने 1958 में और फिर साथ में रॉबर्ट नॉइस ने 1959 में इन्होंने इन्वेंट किया था। जैक किल्बी को ही फादर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। अब जो आईसी चिप है, ये हम जो है वो कई सारी चीजों से बना सकते हैं, मतलब कई सारी, मतलब जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिलिकॉन वेफर लिखा हुआ है ना, तो सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम भी आ सकता है, गैलियम भी आ सकता है ना, बट सिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज होता है इसलिए। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल है सिलिकॉन, जो सबसे ज्यादा यूज होता है आपके आईसी चिप बनाने के लिए। ठीक, जो जर्मेनियम है ओल्डर डिवाइसेस में यूज होता था, और गैलियम जो है आपका हाई स्पीड एप्लीकेशंस या हाई स्पीड जो सिस्टम्स हैं उनके यूज होता है। सिलिकॉन का यूज क्यों करते हैं भाई, इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, अबेंडेंट मतलब बहुत सारी मात्रा में है, और इनएक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। गुड सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज ये रखता है, हीट रेजिस्टेंट है, और रिलायबल और ड्यूरेबल होता है। इस वजह से सिलिकॉन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार कि सिलिकॉन का यूज ही क्यों किया जाता है। ठीक है, मेनली। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आईसी चिप बनी स्टार्टिंग में, जैसे आईसी चिप डेवलप हुई तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हम इसको कहते हैं, या स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चिप, इंटीग्रेट आईसी चिप जो होगी, उसमें 1 to 10 लॉजिक गेट्स होंगे। ठीक है, 1 to 10 लॉजिक गेट्स का मतलब है 100 ट्रांजिस्टर्स के आसपास में, अप टू 100 ट्रांजिस्टर्स उसके ऊपर होता है। ठीक, फिर आता है एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले एसएसआई आया, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 1 to 10 लॉजिक गेट्स हैं, अप टू 100 ट्रांजिस्टर्स हैं। ठीक है ना, एमएसआई में आपके 10 to 100 लॉजिक गेट्स होते हैं, और ट्रांजिस्टर्स की जो आपके यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स हैं वो काफ़ी होते हैं। ठीक है ना, एलएसआई में 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अर्ली माइक्रो प्रोसेसर में हम इसका यूज़ करते थे, यहाँ से ही आपका माइक्रो प्रोसेसर का
जो यूज हो रहा है यहां से हो रहा है, ठीक है ना। फिर VLSI आया हमारे पास में, मॉडर्न सीपीयूज और मेमोरी चिप VLSI हम यूज करते हैं। जो अभी हम सीपीयू यूज कर रहे हैं या जो मेमोरी चिप हम यूज कर रहे हैं वो VLSI पे बेस्ड है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं और मॉडर्न सीपीयू में और मेमोरी चिप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अगर अल्ट्रा लार्ज स्केल की बात करें तो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स में होते हैं और एडवांस प्रोसेसर और AI चिप्स में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अब, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं पॉइंट्स, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट चीजें चल रही हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो आईसी चिप का क्लियर हो गया भैया, सारी चीजें क्लियर होंगी। आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के टाइप्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि भाई हम मेरा ड्यूअल कोर प्रोसेसर है, ठीक है ना, या क्वाड कोर प्रोसेसर है। तो वो क्या होता है, ठीक, प्रोसेसर तो सिंगल ही है वो। तो अगर सिंगल कोर प्रोसेसर है हमारे पास में, सिंगल कोर प्रोसेसर का मतलब है एक पर्सन को बस एक ही काम करना है एक बार में। वैसे तो प्रोसेसर एक ही वर्क करता है एक बार में, ठीक है ना, बट मैंने क्या किया कि किसी एक ही काम पे लगा दिया बस, ठीक है। तो वो सिंगल कोर प्रोसेसर है जिसकी केवल वन प्रोसेसिंग कोर होता है, केवल वन टास्क एट अ टाइम परफॉर्म करता है। पुराने कंप्यूटर में हम इसका इस्तेमाल करते थे। परफॉर्मेंस इसकी क्या होती है, लोअर होती है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा कम होती है। बेसिक कंप्यूटर टास्क करेगा और ओल्डर डेस्कटॉप सिस्टम में इसका यूज हम करते थे, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन होता है भाई कोई, कि एक बार में एक ही काम कर रहा चीजें, मतलब अगर कुछ लिख रहा है तो वो लिखेगा ही, किसी और की बात नहीं सुनेगा, ठीक है ना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ भाई जो कह रहा है उसकी भी बात सुन रहे हैं, लिख भी रहे हैं, दोनों बातों पे ध्यान हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह की बात यहाँ पे हो रही है। ड्यूअल कोर प्रोसेसर क्या होगा, टू प्रोसेसिंग कोर्स होंगे इसमें। सीपीयू के अंदर दो प्रोसेसिंग कोर्स होंगे जो दो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को कर पाएंगे, जिसको हम मल्टीटास्किंग कह रहे हैं। तो बेटर मल्टीटास्किंग यहाँ से हमें मिलती है, ठीक है ना। सिंगल कोर प्रोसेसर से फास्ट होगा ये, ठीक। तो ऑफिस वर्क में, इंटरनेट ब्राउजिंग में और बेसिक एप्लीकेशन में ड्यूअल कोर का यूज होता है। फिर क्वाड कोर प्रोसेसर आया। क्वाड कोर प्रोसेसर क्या होगा, जिसमें 4 कोर्स होंगे, ठीक है, और फास्ट प्रोसेसिंग हो जाएगी, मल्टीटास्किंग और अच्छी हो जाएगी, गेमिंग और मल्टीमीडिया ये सपोर्ट करता है। क्लियर है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास में हेक्सा कोर प्रोसेसर। तो हेक्सा कोर में कितने हो जाएंगे, 6 कोर हो जाएंगे। हाई स्पीड परफॉर्मेंस मिलेगी, हैवी एप्लीकेशंस को इजीली ये क्या कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा। एडवांस गेमिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में और कंटेंट क्रिएशन में इसका यूज होता है। फिर आता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ऑक्टा कोर फिर से 8 कोर्स हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अच्छी इसकी परफॉर्मेंस होगी, मल्टीटास्किंग बहुत बेटर हो जाएगी, एक्सेलेंट हो जाएगी। डिमांडिंग सॉफ्टवेयर्स को, जो सॉफ्टवेयर्स हैं हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको इजीली ये सपोर्ट कर लेगा। हाई एंड गेमिंग में यूज होता है, 3D रेंडरिंग में ये यूज होता है, प्रोफेशनल वर्कस्टेशन जो होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है इस टाइप के प्रोसेसर का। फिर होता है डेका कोर प्रोसेसर, इसमें 10 कोर्स होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मल्टीपल हैवी टास्क को इजीली ये टैकल कर सकता है। सर्वर्स में और हाई परफॉर्मेंस सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि सीपीयू जो हमारा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका एक ब्लॉक डायग्राम है, मतलब कैसे वर्क हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। सो आप अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो जो सीपीयू हमारा वो ये वाला पोर्शन है, ठीक है ना। जो सीपीयू हमारा वो ये वाला पोर्शन है हमारे पास में, ठीक। ठीक है जी। सो इसमें क्या हो रहा है,
इसमें आपको दो तीन चीजें दिख रही होंगी लिखी हुई, मेमोरी यूनिट लिखी है मैंने, कंट्रोल यूनिट लिखी है, एएलयू लिखा है, ये क्या है इस पे बात करेंगे अभी आगे, ठीक है ना। जो ये सीपीयू है इसमें हो क्या रहा है, यहाँ से हमें एक इनपुट यूनिट लगाए। इनपुट यूनिट क्यों लगा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमें इनपुट देना है सीपीयू से। सीपीयू में इनपुट हमने किससे दे दिया, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से हमने कुछ इनपुट दे दिया, माउस से इनपुट दे दिया, ठीक है। और इनपुट डिवाइसेस जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उन इनपुट डिवाइसेस के बारे में, उन इनपुट डिवाइस में से किसी से भी आपने इनपुट दे दिया। इस इनपुट से क्या होगा, ये सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा और फिर एक आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू एक हमें आउटपुट निकाल के देगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इनपुट डिवाइसेस से ही इनपुट आए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से भी इनपुट आ सकता है। यहाँ से हमने इसको फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में ही सेव कर लिया, माने कि पेन ड्राइव से लगा दिया तो पेन ड्राइव से हमने इनपुट ले लिया। इनपुट का मीन्स पेन ड्राइव से हमने कुछ डेटा ले लिया, उसमें एडिट किया और फिर पेन ड्राइव में ही सेव कर लिया कोई डॉक्यूमेंट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इन सबको मिलके क्या बन रहा है, हमारे एक पेरिफेरल डिवाइसेस बन रही है। इसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। सो पेरिफेरल डिवाइसेस आप समझ रहे होंगे कि जो हम इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को कंबाइन कर रहे हैं आपस में, इन सबको मिलके बनती है एक पेरिफेरल डिवाइसेस। तो कहीं पे भी पेरिफेरल शब्द आएगा, वर्ड आएगा, दैट मीन्स आपको ये समझ में आना चाहिए इनपुट, आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज की बात हो रही है। क्लियर, ओके। अब सीपीयू के अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, एएलयू होती है। इन सबके अपने अपने वर्क है। क्या क्या वर्क है, कैसे वर्क होता है, वो हम इसमें अब आगे बात करेंगे, ठीक है। ये सिंपली ब्लॉक डायग्राम है। इनपुट यूनिट ने इनपुट दिया, सीपीयू ने प्रोसेस किया और आउटपुट यूनिट ने उसको हमें आउटपुट दे दिया। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे दो चीजें और समझ में आ रही होंगी लिखी हुई, एक लिखा हुआ है सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी होगा जब हमारे सिस्टम के अंदर ही वो है, ठीक है ना, सिस्टम के अंदर ही है, स्क्रीन पे आपको दिख रही है, मॉनिटर पे आप उसे देख रहे हैं, अपने फोन के स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो जो चीज आप उसके अंदर देख रहे हैं डॉक्यूमेंट को, सिस्टम के अंदर ही जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा एक सॉफ्ट कॉपी है। कोई फोटो है तो वो हमारी एक सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी क्या होती है, जब आप उसे प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। प्रिंट आउट निकाल लेंगे पेपर में तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सिंपली उसको हम क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी कहेंगे। तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है भाई, समझ रहे हैं, ओके। चलिए, जो सीपीयू है वो डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से, अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बनता है, ठीक है, जिनको साथ में काम करवाया जाता है, ठीक है ना, ताकि वो प्रोसेस कर सकें डेटा को साथ में, कंट्रोल कर सके कंप्यूटर के ऑपरेशंस को साथ में, है ना। कुछ आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके साथ में, ठीक है। तो ये सब साथ में काम करते हैं। तो सीपीयू के जो मेन कंपोनेंट्स हो, मेनली ये कंपोनेंट्स है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, बसेस एंड क्लॉक। ये हमारे पास में कंपोनेंट्स हैं, 6 कंपोनेंट्स हमारे पास में ये हैं, ठीक है, सीपीयू के अंदर, ठीक है सर। अब इनको एक एक करके एक एक पॉइंट को हम पढ़ते हैं अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं एएलयू की। तो एएलयू सिंपली क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। क्या करता है एएलयू, जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे वो एएलयू के थ्रू ही होंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इस तरह के ऑपरेशंस। लॉजिकल का मींस कंपैरिजन करने वाले, ठीक है ना, कंपैरिजंस, ठीक है ना, ठीक। तो ये हमारे पास में लॉजिकल ऑपरेशंस आ जाएंगे, जो कंपैरिजन होंगे लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर वो आएंगे। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, एंड और नॉट, ये सारे ऑपरेशंस, ठीक है। लॉजिकल में आपका कंपैरिजन और जो बाकी ऑपरेशंस हैं उसके अलावा डिसीजन मेकिंग के जो भी ऑपरेशंस होंगे वो सारे लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर आएंगे, ठीक। कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ये एएलयू के वर्क हैं, आपको ये एएलयू के वर्क ध्यान में रखने हैं, ठीक है जी, ओके। फिर आते हैं आपके पास में कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में कुछ पॉइंट्स आप क्लियरली ध्यान में रखेंगे, ठीक। कंट्रोल यूनिट्स जैसे कि नाम ही है उसका, कंट्रोल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उनको कंट्रोल और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाएगा कौन, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ओके। वर्क क्या क्या है इसके अगर समझें अच्छे से,
तो मेमोरी से आपका क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस को फैच करेगा। जैसे कि आपने डबल क्लिक किया कहीं फाइल पे, तो इसने कहा अच्छा डबल क्लिक का मीन्स क्या है, तो ये फैच करेगा। इसने यहाँ पे डबल क्लिक किया, इसको ओपन करना है, तो उसने उसको फैच कर दिया। फैच करने के बाद डिकोड करेगा। मैंने डबल क्लिक किया, वो चेक करेगा अच्छा डबल क्लिक आया है, फिर उसने डिकोड किया, डबल क्लिक का मीनिंग क्या है कि ओपन करना है फाइल, तो डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या है, फैच करना इंस्ट्रक्शन को, डिकोड करना इंस्ट्रक्शन को, और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करना। ठीक, तो कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो ही गया। मैनेज डेटा फ्लो बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड डिवाइसेस, डेटा फ्लो को, जो भी डेटा आपका फ्लो हो रहा है सीपीयू, मेमोरी और बाकी डिवाइसेस के बीच में, उसको भी ये क्या करता है, उसके डेटा फ्लो को भी मैनेज करता है। ठीक, तो सीपीयू का मैनेजर की तरह ये काम करता है। ठीक है ना, इंश्योर ऑल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर प्रॉपरली। सीपीयू आपका जो सॉरी कंट्रोल यूनिट हमारा एक कंट्रोल सिग्नल भी जनरेट करता है, ताकि जितने कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ में लगे हुए हैं क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए। तो एक पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख लेंगे कि कंट्रोल यूनिट एक कंट्रोल सिग्नल भी जनरेट करती है, जिससे कि उसे ये पता चल पाए कि जो कंट्रोल जो आपके कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के साथ में, वो अच्छे से सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इंश्योर ऑल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर प्रॉपरली, इसके लिए वो एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है ना, जिसको हम क्लॉक पल्स कहेंगे आगे। अब जो मेमोरी यूनिट है, जो मेमोरी यूनिट है, जो भी हमने यहाँ पे, हाँ जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ये हमारा क्या है, मेमोरी यूनिट के अंदर आएगा। ठीक है, रजिस्टर्स जो है हमारे, ये मेमोरी यूनिट के अंदर आएगा। ठीक है ना, ये मेमोरी यूनिट के अंदर आएगा। ठीक है, जिसको हम एमयू कह रहे हैं। क्लियर है, हाँ। तो मेमोरी यूनिट के अंदर है रजिस्टर्स। अब एग्जाम में कई बार पूछा जाता है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर में, तो वो होती है आपकी क्या, रजिस्टर। वेरी स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी यूनिट इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के इनसाइड होती है, इसलिए बहुत ज्यादा फास्ट होती है। सीपीयू के जितने नियर होगी उतने ज्यादा फास्ट होगी, तो रजिस्टर सबसे ज्यादा नियर है, इसलिए वो उतनी ज्यादा फास्ट है, सीपीयू के इनसाइड ही है। ठीक है, और वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटी इसकी क्या होती है, मेमोरी कैपेसिटी होती है। ठीक है ना, तो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के हम इसमें रजिस्टर में वर्क करते हैं। सीपीयू में जो भी इंस्ट्रक्शन चल रहे होते हैं, उन इंस्ट्रक्शन का आपका एड्रेस क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ सेव रहेंगी, तो वो सारी चीजें कहाँ पे होती हैं, रजिस्टर के अंदर होती हैं। ठीक है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग के दौरान, जो प्रोसेस हो रहा हो उसके दौरान क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है उसके बीच में कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को, फाइनल रिजल्ट नहीं, इंटरमीडिएट रिजल्ट को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है ना, बहुत फास्ट डेटा एक्सेस होता है, सीपीयू स्पीड इंप्रूव होती है इसके थ्रू। कुछ रजिस्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं जो सभी कंप्यूटर्स के अंदर होती हैं, वो रजिस्टर्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, तो कुछ रजिस्टर्स जो कॉमन रजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास में एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर में क्या होगा, कैलकुलेशन रिजल्ट्स को, जो रिजल्ट्स होंगे कैलकुलेशन रिजल्ट्स, वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में सेव होंगे। ऐसी प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाली है सीपीयू के अंदर, उस एड्रेस को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा प्रोग्राम काउंटर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होगा, जो करंट इंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, जो एग्जीक्यूट हो रही है अभी, उसको, जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसको, उसको क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, जो एग्जीक्यूट हो रही है सीपीयू के अंदर। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू के अंदर अभी एग्जीक्यूट हो रही है उसको स्टोर करके रखेगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। मेमोरी डेटा, डेटा ट्रांसफर, जो मेमोरी से डेटा ट्रांसफर हो रहा है उस डेटा को
स्टोर करके रखेगा मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो ये कुछ रजिस्टर्स के टाइप हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये कॉमन रजिस्टर्स हैं जो सभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होंगे। देन आती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी को हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ रहे होंगे, वहां पे बहुत अच्छे से हम इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। सो कैशे मेमोरी हमारी हाई स्पीड मेमोरी होती है। देखो जो कैशे मेमोरी है वो आपकी है रैम ही, कुछ अलग नहीं है। लेकिन कौन सी रैम है? एस रैम होती है। कौन सी रैम होती है? आपकी एस रैम ये होती ठीक है ना, है ये रैम ही, ठीक। हमने जबकि स्लॉट कौन सा पढ़ा था? डी रैम मेमोरी स्लॉट पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। तो आगे समझेंगे इसको कि एस रैम डी रैम क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सीपीयू के इनसाइड लोकेटेड होती है, लोकेटेड इनसाइड सीपीयू और नियर द सीपीयू, ठीक है ना, वो हमारी कैशे मेमोरी होगी। स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो भी डेटा यूज हो रहा है उसको ये क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन या डेटा जो यूज हो रहा है स्टोर करके रखेगा। सीपीयू के नियर होगी या सीपीयू के अंदर होगी? जो सीपीयू के नियर होती है L1 कैशे, वो सीपीयू, उसको हम L1 कैशे कहते हैं जो सीपीयू के अंदर होगी। इस पर भी बात करते हैं। तो जो सीपीयू के अंदर होगी लोकेटेड इनसाइड सीपीयू कोर, उसको हम L1 कैशे कहते हैं, ठीक है ना। जो बिल्कुल नियर है वो L2 कैसे हो जाएगी हमारी, इससे बड़ी होती है, ठीक है ना, थोड़ा स्लोअर होगी इससे। मैंने कहा ना जो सीपीयू के जितने नियर होगा वो उतना फास्ट होगा। रजिस्टर सबसे नियर है और सबसे कम कैपेसिटी है उसकी, इसलिए वो सबसे ज्यादा फास्ट है। L1 कैशे सीपीयू के नियर है तो फास्ट है। L2 कैसे सीपीयू से नियर नहीं है, सीपीयू के ऊपर नहीं है, नियर में है उसके, तो थोड़ा डिस्टेंस है, दैट मीन्स थोड़ा स्लोअर है। और L3 कैसे? कैपेसिटी लार्जर होती है, ठीक है, और सीपीयू कोर्स के बीच में क्या होती है? शेयर्ड होती है, तो इसकी स्पीड भी इससे कम होगी, ठीक। फंक्शन क्या होता है भाई कैशे मेमोरी का? फ्रीक्वेंटली यूज डेटा और इंस्ट्रक्शन को, जैसे रैम का होता है, जो भी सीपीयू को नियर सीपीयू को नीड होगी जिसकी डेटा के इंस्ट्रक्शन की, वो रैम के अंदर रहेगा। सेम सेम एज कैशे रैम की क्या कर लेता है? कॉपी कर लेता है अपने अंदर। तो जो भी चीजें चाहिए होंगी फ्रीक्वेंटली यूज डेटा और इंस्ट्रक्शन, वो इसके अंदर रहेंगे। एक्सेस टाइम रिड्यूस होता है, प्रोसेसिंग स्पीड इंप्रूव होती है इससे, ठीक है। कंप्यूटर परफॉर्मेंस की स्पीड बढ़ जाएगी भाई, कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और रैम का जो लोड है वो कम हो जाता है, ठीक। जो लोड होता है रैम का वो कम हो जाता है। फिर आते हैं हमारे पास में क्लॉक यूनिट। क्लॉक, जैसे मैंने आपसे कहा कि कंट्रोल यूनिट हमारे एक सिग्नल जनरेट करती है, उसको हम क्लॉक सिग्नल कहते हैं, क्लॉक पल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो क्लॉक यूनिट जनरेट टाइमिंग सिग्नल्स फॉर सीपीयू ऑपरेशन। तो जो ये हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है? कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही। सारे सीपीयूज एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करेगा, ठीक है ना। एक कंट्रोल यूनिट जैसे एक कंट्रोल सिग्नल भेजेगी चेक करने के लिए कि सारे साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे सीपीयूज एक्टिविटीज को क्या करेगा? एक साथ काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो देखेगा। इसका फंक्शन है कि काम करें वो, ठीक है। कंट्रोल प्रोसेसिंग स्पीड, और प्रोसेसिंग की स्पीड को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक। इसी के थ्रू ही आपका सीपीयू की स्पीड भी मेजर होती है, ठीक है। ये मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में होती है। तो जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग फास्ट होगी, और इसी में ही मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में ही हमारी सीपीयू की स्पीड मेजर की जाती है, ठीक है जी। बात क्लियर है? फिर इसके बाद हमारे पास में आता है बसेस, ठीक है। सो जैसे अब फिर से बैक में चलते हैं थोड़ा। हमने पीसीबी पढ़ा था, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सो मैंने आपसे कहा था कि बोर्ड में आपके प्रिंटेड है सर्किट, वो प्रिंट है जो सर्किट, उसके थ्रू आपका सिग्नल ट्रैवल हो रहा है, तो वो हमारी क्या है? बसेज ही है। सिस्टम यूनिट के अंदर जिससे भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा आपका सिस्टम यूनिट के अंदर जहां भी डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है जिसके थ्रू भी, वो हमारे क्या होंगे? वायर्ड हो सकता है, अनवायर्ड हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है ना। जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो हमारे बसेस ही हैं। तो बसेस क्या होती हैं? हाई स्पीड इंटरनल कनेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं सर? हाई स्पीड इंटरनल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू के अंदर जो होंगी उसकी बात हो रही होगी, है ना।
और ये किस चीज के लिए यूज हो रही है? कंट्रोल सिग्नल, जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा था कंट्रोल यूनिट, उसको और डेटा को प्रोसेसिंग एंड अदर डिवाइसेस के बीच में, अदर कंपोनेंट्स के बीच में शेयर करने के लिए, जो डेटा है या फिर जो कंट्रोल सिग्नल है या जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको ट्रैवल करवाने के लिए हम इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो जिसके थ्रू ये ट्रैवल हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? बसेस कहेंगे। तीन तरह की मेनली बसेस यूज होती है, एड्रेस बस, डेटा बस और आपकी कंट्रोल बस। कंट्रोल सिग्नल को जो लेके जाएगा वो कंट्रोल बस हो जाएगी, डेटा को जो कैरी करेगा वो डेटा बस हो जाएगी, एड्रेस को जो कैरी करेगा वो एड्रेस बस हो जाएगी। सिंपल, ठीक है। सो कैरी मेमोरी एड्रेस फ्रॉम प्रोसेसर, प्रोसेसर से अनदर कंपोनेंट्स में। अब अनदर कंपोनेंट सर कौन से? भाई वो प्राइमरी स्टोरेज हो सकता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज हो सकता है, ठीक है, या इनपुट आउटपुट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? उन डिवाइसेस में क्या करेगा ये? कैरी करता है, तो उसे हम कहते हैं एड्रेस बस। और ये यूनी डायरेक्शनल होगा। यूनी डायरेक्शनल का मतलब सीपीयू से ही जाएगा, वापसी नहीं आएगी, ठीक है, एक तरफा है ये। जैसे कि पानी की नहर होती है ना, उधर से आ रहा है पानी, इधर से नहीं जा सकता, ठीक है, तो उसी तरह से ये यूनी डायरेक्शनल है। डेटा बस होगी, डेटा को कैरी कर रहा है किस किस के बीच में? बिटवीन प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट से डेटा मतलब सेकेंडरी स्टोरेज से प्रोसेसर में भी आ सकता है, प्रोसेसर से सेकेंडरी स्टोरेज में भी जा सकता है, तो कंपोनेंट्स और प्रोसेसर के बीच में डेटा ट्रैवल कर रहा है, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। फिर आती है कंट्रोल बस की बात। तो ये कंट्रोल सिग्नल को प्रोसेसर से अदर कंपोनेंट्स में लेके जाती है। क्या करती है? प्रोसेसर से अदर कंपोनेंट्स में लेके जाती है कंट्रोल सिग्नल को, ठीक है ना। साथ ही साथ में ये क्लॉक पल्सेस को भी कैरी करती है, जो हम बात कर रहे थे, क्लॉक पल्सेस को भी कैरी करती है। और ये यूनी डायरेक्शनल होगी, मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में होगी, सेम एज एड्रेस बस की तरह। तो ये था हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके हमने कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए हैं, ब्लॉक डायग्राम पढ़ लिया है, टाइप्स पढ़ लिए हैं, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो मिलेंगे आप लोगों से अब अगले सेशन में, जिसमें हम पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि मदरबोर्ड में पोर्ट कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ पोर्ट क्या हैं, वो सारी बातें हम उसमें करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको लगता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में।